हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर की शुरुआत तो इंडिया और रशिया के साथ हमें करनी होगी। रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट हम कर रहे हैं वो नंबर फॉर द मंथ ऑफ जून 2022 ये जो रहा वो 9,50,000 बैरल्स पर डे। पूरे पूरे जून में अगर हम हमारा ऑयल का इंपोर्ट देखते हैं सो दैट वाज 4.8 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी ऑलमोस्ट 20% ऑफ आर ऑयल नीड्स वो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक विथ गुड एंड हेफ्टी डिस्काउंट्स ऑल्सो। सो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है, फेब एंड से जो शुरू हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे जो है हमने रशियन ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी यहाँ पे बढ़ाई है एंड दैट इज वर्किंग रियली वेल फॉर इंडिया। We will not go into those typical words of मतलब ideology कि नहीं ये ऐसा किया रशिया ने तो उनको मतलब बैन करना चाहिए। I think still the European world is importing much higher compared to us. Also अभी जिस तरीके से ऑयल के सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया पे, फिर एक ईयरली मेंटेनेंस जो होने वाला है पाइपलाइन का रशिया से जो यूरोप में जाता है, तो वो 10 दिन का बंद होता है वहां पे मार्केट, सॉरी मतलब वो सप्लाई। सो आई थिंक द पेन विल बी फेल्ट मोर एंड मोर बाय यूरोपियन वर्ल्ड एंड देन दे विल रियलाइज दैट कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग है वो नहीं हेल्प करने वाली है। इट्स बेटर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, और जो कंसर्न है दोनों कंट्रीज के, आई थिंक वो बैठ के सुलझाने चाहिए रादर देन वो बढ़ाने चाहिए प्रोवोक करके। सो आई थिंक दैट दे विल अंडरस्टैंड। सो कमिंग बैक टू दी रशिया ऑयल थिंग, तो यहाँ पे जो पहले सबसे ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट करते थे इराक से, देन नंबर 2 पोजीशन पे सऊदी अरेबिया होता था, तो अब नंबर 1 पोजीशन पे रशिया है, नंबर 2 पोजीशन पे इराक है, नंबर 3 पोजीशन पे जो है वो सऊदी अरेबिया है। सो हमने भी हमारी जो डिपेंडेंसी है ओपेक पे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्रीज की है। सो ओवरऑल ओपेक कंट्रीज से जो ऑयल इंपोर्ट हम करते हैं, अर्लियर इट वाज 62.4%, नाउ 60% ऑफ आवर ऑयल नीड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम ओपेक कंट्रीज। तो आई थिंक वो भी डिपेंडेंसी टिपिकली मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हम कम कर रहे हैं। सो आई इन अ वे दोज कंट्रीज आर डायरेक्टेड बाय वेस्टर्न वर्ल्ड। सो अच्छा है हमारा अगर डिपेंडेंसी हम थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। सो होपफुली ये जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगी तो क्रूड के प्राइसेस विल आल्सो स्टार्ट गोइंग डाउन। सो हमारे लिए दैट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब दूसरा जो न्यूज है वो इसी के रिलेटेड है, वो है मतलब ऑयल से ही है। वो ये है कि यूरो ये जो करेंसी है वो थोड़ा सा खराब सिचुएशन में नजर आ रही है। अब वो कैसे? सो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है रशिया से यूरोप में, ऑयल एंड गैस, तो रशिया से यूरोप में, तो वो जो पाइपलाइन है वो मेंटेनेंस में जाने वाली है 10 दिन के। और हो सकता है यहाँ पे रशिया शायद उल्टा तरीके मतलब अब रशिया थोड़ा सा डिक्टेटरशिप में जाने की कोशिश कर रहा है विथ यूरोपियन वर्ल्ड स्पेसिफिकली, बिकॉज जब उनको जरूरत थी तब उन्होंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए। सो नाउ इट्स रशिया टर्न, बिकॉज रशिया नोज दैट कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी जो है वो अब आने वाली है उनके गैस पे यूरोपियन वर्ल्ड की, तो कहीं ना कहीं अब वो प्रेशराइज करेगा एंड दैट विल टर्न आउट। मतलब एक तो उनको डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली अगर प्राइसेस वहां पे और ज्यादा बढ़ेंगे तो देन रेसेशन इज कंफर्म्ड इन यूरोपियन वर्ल्ड। और अगर रेसेशन आता है तो डेफिनेटली रेसेशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेसेशन को हटाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स लोअर डाउन करने पड़ते हैं, बट उसके पहले इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने भी तो पड़ेंगे। वही वो चीज है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यूरोपियन वर्ल्ड करेंटली टू मैनेज, एंड दैट्स व्हाई द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन व्हेन द जीडीपी इज नेगेटिव बट द इन्फ्लेशन रेट्स आर हाई, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में यूरोपियन वर्ल्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई
their currency is getting depreciated. अगर आप यूरो वर्सेस डॉलर की बात करोगे तो डॉलर 24 साल के हाई लेवल पे 20 से 24 साल के हाई लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स भी आप देखोगे तो 107 के ऊपर वो जा चुका है, 107। सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स आर टर्निंग आउट टू बी, मैंने बोला था ना, ये सारी चीजें जब होगी तो अल्टीमेट विनर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही निकलेगा, बिकॉज उनकी कोई डिपेंडेंसी कहीं पे नहीं है ऐसी जो यूरोपियन वर्ल्ड की है रशिया पे। सो आई थिंक दैट इज, दीज आर इंटरेस्टिंग थिंग्स विच आर गेटिंग डेवलप्ड। चाइना ने ये जो स्टिमुलस दिया है $220 बिलियन का, तो इस स्टिमुलस से एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली ज्यादा है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी सी उछाल आएगी, जो हमने देखा भी इमीडिएटली। बट विल इट सस्टेन, दैट्स द क्वेश्चन. So it will not turn out to be a bull market for those commodities, specifically industrial commodities. In a way, इंडिया के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है वो कंपनी स्पेसिफिकली जो इसमें डील करती है उनके लिए शायद निगेटिव होगा कि उतनी एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं आ रही है प्राइस राइज में, बट जो कंजम्पशन इकोनॉमीज है उनके लिए तो ये पॉजिटिव साइन है कि अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे ही रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे तो सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। अब इंडियन इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। सो आरबीआई ने एक सिस्टम फॉर्म की है और अरेंजमेंट की है फॉर सेटलिंग ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, सो नॉर्मली रुपीज टर्म में उसको सेटल करने की फैसिलिटी आरबीआई ने डेवलप करके दी है। सारे बैंक्स को बोला है कि आप आरबीआई के पास आके वो लाइसेंस लेके वो चीजें कर सकते हो इन अ वे जो कंप्लीटली हर जगह पे पहले डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन पेमेंट किया जाएगा। तो इट्स बेटर, आई थिंक कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो सकता है वो अगर रुपी की डिमांड वहां पे रखेंगे। तो ये सारी जो चीजें हो रही है, आई थिंक इन अ वे इट इज गुड कि जो हमारी करेंसी है उसको भी उतना ही ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस धीरे धीरे मिलता जाएगा, सो डिमांड उसकी भी बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मतलब वहां पे सेटल होने में काफी हेल्प हो सकती है। तो ऐसे समय जब डिफिकल्ट होते हैं, जब हमें पता है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो दिस काइंड ऑफ स्टेप्स विल ऑलवेज हेल्प दैट करेंसी टू स्टेबिलाईज, और एटलीस्ट उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। जून में जो फ्यूल कंजम्पशन हुआ है इंडिया में वो 17.9% से ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है एज डिमांड हिट्स प्री पैंडेमिक लेवल। तो प्री पैंडेमिक लेवल की डिमांड्स पे हम जा चुके हैं फ्यूल कंजम्पशन के कंपैरिजन में। अब लास्ट ईयर से 17.9% हाई होना, इसका क्या मतलब है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर ये जो क्वार्टर था स्पेसिफिकली अप्रैल टू जून, उसमें पैंडेमिक के चक्कर में जो सेकंड वेव आई थी उसके चक्कर में लॉकडाउन्स वगैरह थे, दैट्स व्हाई द बेस वाज लो, बट स्टिल इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि ऊपर आए हैं एंड डिमांड इज coming back to the pre-pandemic level, so that's a positive. So economic activity is looking really good. हमने इससे यही पॉजिटिव चीजें निकालनी चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करेंगे। सेंटर लाइकली टू रिमूव 10% शेयर होल्डिंग कैप फॉर इंडिविजुअल्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब इंडिविजुअल अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, so they cannot invest more than 10% of the total shareholding. तो वहां पे वो कैप शायद जल्दी निकाला जा सकता है और उसके ऊपर वो लेके जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। इन अ वे इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। एक कमिटी है, रिसर्च कमिटी, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ एक ही बैंक पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए एंड दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सारी बैंक्स या तो आपने प्राइवेटाइज करनी चाहिए या फिर वो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज होनी चाहिए। ऐसा एक सजेशन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है। I don't know whether it will be applicable or not, but I think government of India also wants to do the same thing because ये जो NPAs वगैरह है वो हैंडल करना is a difficult task, प्लस गवर्नमेंट की साइड से कहीं ना कहीं और ज्यादा पुश होता ही है, वो प्रेशर बनता है। तो अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो ऐसे चीजें नहीं होंगी। कैपिटल इन्फ्यूजन की भी जरूरत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं रहेगी। हाँ, बट रेगुलेटर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पे अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे कैन टेक सम एक्शंस, जैसे कि यस बैंक में आप लोगों ने देखा होगा, भले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आके यस बैंक को बचाया मेजॉरिटी, बट सारे बैंक्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, वेदर इट इज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक या फिर दूसरी फेडरल बैंक,
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हर एक बैंक आप नाम लो और उन्होंने उसमें कैपिटल इन्फ्यूज किया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो ये चीजें हो सकती है। सो ऐसा लगता है कि अगर ये होगा तो इन अ वे इट वुड बी अ गुड थिंग। क्रेडिट की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव बिकॉज ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस साल 7,50,000 करोड़ रुपए की पब्लिक स्पेंडिंग कैपिटल कैपेक्स प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसका जो कैस्केडिंग इंपैक्ट होता है वहां से अच्छी खासी क्रेडिट ग्रोथ भी वापस आ सकती है। अब कंपनी स्पेसिफिक न्यूज देखेंगे। कोल इंडिया ने 65% से कैपेक्स राइज किया है इन जून क्वार्टर ऑफ FY23 एट 3,334 करोड़ रुपीज। वैसे देखा जाएगा तो फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ पॉजिटिव थिंग, बट जो गवर्नमेंट की विजन है ग्रीन एनर्जी पे, क्लीन एनर्जी पे, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ नेगेटिव थिंग, दो फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ कोल इंडिया इट इज अ पॉजिटिव थिंग। L&T कंस्ट्रक्शन ने ऑर्डर्स बैक किए हैं फॉर डेटा सेंटर्स इन मुंबई एंड नवी मुंबई एंड मतलब अच्छे मतलब ऑर्डर्स है ये, अराउंड 1,000 टू 2,500 करोड़ रुपीस के बीच में ये ऑर्डर्स उन्होंने रिसीव किए। सो गुड न्यूज फॉर L&T इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स। लोन डिसबर्समेंट जो है पेटीएम में वो 9 गुना बढ़ चुके, 9 टाइम्स बढ़ चुके हैं टू ओवर 5,500 करोड़ रुपीस। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक जो एग्रेसिवनेस होना चाहिए पेटीएम में वो नजर आ रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, the promoters are not coming on channels or any interviews and they're not giving any statements. So it's always better to focus on the work and execute. I think from that point of view it's a positive thing for the Paytm shareholders. Unacademy ने कुछ फ्रूगैलिटी के लेसन्स दिए हैं। एक तो प्रमोटर्स ने पे कट लिया है, फाउंडर्स ने, देन बिजनेस ट्रैवल वहां पे के से पैसे मतलब नहीं होगा, नॉर्मल इकोनॉमी से ट्रैवल करेंगे लोग, एयर ट्रैवल, प्लस देयर विल बी नो फ्री लंचेस और स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और डिनर्स इन देयर कंपनी। सो इन अ वे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। द लिक्विडिटी का क्रंच जो हुआ है, वैसे अभी भी 2800 करोड़ रुपए मैंने सुना है उनके पास अवेलेबल है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बट स्टिल I think profitability पे फोकस करना is a good thing. So in a way it is a good thing. I know कि in between जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ी थी, जो चीजें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं बेसिक बिजनेस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कहीं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा था। So I think it's a good thing that unicorns are trying to be profitable. That's a positive thing. आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये तीन जो कंपनीज है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये 10,700 करोड़ रुपए का कंबाइंड लॉस दिखा सकती है इन Q1। रीजन बिकॉज भले ही यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, बट दीज कंपनीज वर नॉट एबल टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट करेगा। वैसे मार्जिन्स उनके इंप्रूव हुए थे जब क्रूड ऑयल टू पेट्रोल डीजल में कन्वर्जन के लिए जो मार्जिन्स थे, तो वो रिफाइनिंग मार्जिन्स उनके इंप्रूव है, बट आई थिंक लॉसेस फ्रॉम मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग आर मोर कंपेयर टू दैट, एंड दैट्स व्हाई Q1 वुड बी बैड फॉर दीज कंपनीज। एसआईपी के नए अकाउंट्स जो है वो ओपन होने का पेस थोड़ा कम हुआ है, प्लस जो पुरानी एसआईपी थी वो डिसकंटिन्यू करने का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ा है। सो इट टिपिकल थिंग वी आर सीइंग ओवर हियर, जब 1-2 साल के रिटर्न्स स्लगिश या नेगेटिव नजर आते हैं एसआईपीज में, वही वो सही समय होता है तो इंक्रीज योर एसआईपी और कीप ऑन कंटिन्यूइंग एसआईपीज। उसी समय लोग या तो एसआईपी बंद करते हैं, या तो फिर अगर पॉसिबल भी है, पैसा है उनके पास, फिर भी नई एसआईपीज नहीं लगाते। सो दैट्स अ बैड थिंग। और एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का सिक्योरिटाइजेशन का वॉल्यूम, यानी कि इन अ वे मॉर्गेज लोन्स जो है वो बढ़े हैं, एंड द वॉल्यूम हैज डबल टू ₹33,000 करोड़ इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। So in a way, demand for loan is increasing. That's a positive sign. That too long-term loans. So that's another positive sign. So मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों।